मसला है ना फ़लस्तीन के साथ, वो कन्फ्लिक्ट बहुत बर्निंग कन्फ्लिक्ट है दुनिया में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और कोई दो राय नहीं है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आलम इस्लाम में आपको पता ही है कि क्या आलम इस्लाम, वो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए अपना नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर कारी पे छोड़ रहा हूँ ना कि यार आप फैसला कर लो कि ये इफ्तिखारनामा ये पाकिस्ताननामा है। उसकी जो वजह है वो ये कि 65 में मैं पैदा हुआ, 65 में आपने जंग लड़ी। आज तक ना मुझे अपने पैदा होने की वजूहत मिली हैं और ना 65 की मिली। और मेरी वालदा सारी ज़िंदगी गालियाँ भी देती रही और मुझे उसमें थोड़ा सा वो ये भी कहती थी कि नेहरू का, उसका लाल बहादुर शास्त्री का बेड़ा गर्क और अयूब खां का और इफ्तिखार का इसने पैदा मुझे, इसलिए अब माएँ भी अजीब होती हैं, वो मुझे कितने बड़े लोगों की सब में रखती थी। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जंग कभी ना हो। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग मसले पैदा करती है। जो जंग की सबसे बुरी बात है ना, माँ बाप को अपने बच्चों के जनाजे उठाने पड़ते हैं। नंबर 1 उनके आइन में दर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है। इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल बिगड़ गया। $40 अरब पड़े हुए हैं जी, 640 अरब और आपको $1 अरब के लिए दुनिया में धक्के खाने पड़ रहे हैं। जी जी, आप धक्के खाते फिर रहे हो कि हमें $1 अरब। अभी कुछ 6 महीने नहीं गुजरे, लद्दाख सेक्टर पे उन्होंने चाइना से छितर खाए, चाइना के साथ कहीं पे रुके ही नहीं है दिया अपने दुश्मनों को। जब वो देखते हैं कि अज़रबैजान ने तो जनाब आर्मीनिया को मार मार के दुम्बा बना दिया, जब वो देखते हैं कि यूके ने तो फाकलैंड पे बमबारी करके अपना सिक्का बैठा दिया, जब वो देखते हैं कि अमेरिका ने तो फलाम मुल्क को सबक सिखा दिया, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए, हमें भी कुछ करना है भाई, हमें कुछ ना कुछ लाजमी करना है। मिलती है ना। उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाए अमेरिका की दोस्ती। जब कोई कमी किसी बड़े आदमी का दोस्त बनता है तो वो फट जाता है। वो जब वापस आता है ना तो वो मोहल्ले में किसी ना किसी के साथ पंगा लेता ही लेता है। आरएसएस को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। आरएसएस को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, 2 साल रह गए। बड़ी खतरनाक जमात है। आपके वो उनके मौलवी हैं, जैसे आपके मौलवी हैं ना, वो उनके मौलवी हैं। और कहाँ तक हमारा जाना है और हमने कहाँ तक ये इंडिया की हदें हैं, और ये सारी जिंदगी इन्होंने जूते खाए लोगों से। इसी बात पे सारी जिंदगी इन्होंने जूते खाए। किसी जंग में ये खड़े नहीं हुए। ये हर 3 साल बाद 4 साल बाद चाइना से जूते खाते हैं। लेकिन उन मक्का आप बताए आखिरी दुनिया में जब कोई बंदा पर्सन एज ए पर्सन इतना पॉपुलर हो जाता है जितना मोदी है, तो जंग के खतरात बढ़ जाते हैं। ये 10 चीजें, 5 मैंने पाकिस्तान की गिनवा दी आपको, 10 मैंने इंडिया की गिनवा दी। पूरी दुनिया में जब भी जंग होती है इन्हीं वजूहात की बिना पे होती है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, लेकिन ये आपने कमरा बहुत ज़्यादा ठंडा किया होता है, तो थोड़ा सा अगर एसी आप कम कर दें। तो इसमें कोई प्रॉब्लम है? आपका सिस्टम है कोई, ये सिस्टम में मसला है? सिस्टम में ये इशू है कि अभी हमारे पास बजट थोड़ा है। अच्छा। तो उस वजह से हम लाइटें यहाँ पे ज़्यादा लगी हुई हैं। अच्छा। तो थोड़ी देर बाद कमरा हीट अप हो जाएगा। अच्छा। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हीट अप इतना ज़्यादा ना हो, ताकि एंड पे जाके प्रॉब्लम होगा, पॉडकास्ट जब एंड होने लगेगी तो जब हमारा इंशाल्लाह बजट बढ़ेगा तो फिर हम नए स्टूडियो में भी शिफ्ट हो जाएंगे। चलें ठीक है। हाँ, तो बेसिकली आज हमारी जो पहली पॉडकास्ट है, पूरी पॉडकास्ट, वो इंशाल्लाह यूट्यूब पे अपलोड होगी। आप ही हमारे पहले गेस्ट थे, तो आज इसलिए हमारे लिए काफ़ी बड़ा दिन है। तो इसी दिन ही हम उसकी कंटिन्यूएशन की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं जो हम लास्ट रिकॉर्ड करवा रहे थे कि पाकिस्तान के बेनिफिशरीज़ कौन है। उसका टाइटल भी यही है कि पाकिस्तान के बेनिफिशरीज़ ऑफ पाकिस्तान। तो उसकी तरफ जाना चाहेंगे, लेकिन उस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इसराइल और पैलेस्टाइन का, उस पर आपसे बात करना चाहूँगा। उस पर थोड़ा सा आपका पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। इसराइल पैलेस्टाइन के अंदर इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है, बिल्कुल बीइंग न्यूट्रल पर्सन के जो भी वहाँ पे हो रहा है, क्या वो ठीक हो रहा है, क्यों हो रहा है, उसकी वजूहात क्या हैं और उसका हल क्या है। तो इस पे अगर आप थोड़ी सी रोशनी डालना चाहें तो सबसे पहले मैं उस पर बात करना चाहूँगा थोड़ी सी। मैं आपको थोड़ी सी गुजारिश करूँ कि इज़राइल का जो मसला है ना फ़लस्तीन के साथ, वो कन्फ्लिक्ट बहुत बर्निंग कन्फ्लिक्ट है दुनिया में, इसमें तो कोई शक ही नहीं है और कोई दो राय नहीं है। और बहुत ज़्यादा वहाँ पे जो इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है ये भी बहुत बड़ा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन मैं आप लोगों की इतला के लिए अर्ज़ करूं कि उसको एक अलहदा पॉडकास्ट करें जिसमें मैं पूरे हक़ायक़ आपको बताने की कोशिश करूंगा।
कि उसके फ़लस्तीन के मसले के असल हक़ क्या हैं और वहाँ सिचुएशन क्या चल रही है और उसका रिज़ल्ट क्या निकल रहा है और उसके तस्फिया उसका कैसे हो सकता है। लेकिन उसके लिए एक आप अलग पॉडकास्ट रखें। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, वो कहते हैं ना कि किसी को तू छोड़ अपनी निबेड़ तू। मैं आप लोगों को एक और बर्निंग मैटर की तरफ लेके चलता हूँ। पाकिस्तान के लोगों को मैं स्पेशली बताना चाहता हूँ और आलम इस्लाम को आप ऐसे ही बस ले लें। आलम इस्लाम में आपको पता ही है कि क्या आलम इस्लाम, वो अल्लामा साहब फरमाते हैं कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए अपना नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर। तो आप ये देख ही रहे हैं कि नील के साहिल से लेकर ताब खाके काशगर क्या आपका वो मामला चल रहा है। कौन कौन से मुस्लिम मुल्क जो है उनके साथ खड़े हैं और कौन कौन से उनके ख़िलाफ़ खड़े हैं और कौन कौन से सियासत कर रहे हैं और क्या क्या सियासत वहाँ पे हो रही है। बेसिकली तो सियासत हो रही है ना सारी अपने अपने मफाद के लिए, लीडर अपने फ़ायदे के लिए जो दुनिया के साथ करते हैं। लेकिन बर्रे सगीर पाको हिंद का मैं आपको एक बर्निंग मैटर जो आपको मैं बताने लगा हूँ जो बहुत बड़ा है, वो पाकिस्तानियों के लिए और स्पेशली पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब के लिए और आपकी ISI के लिए, कि पाकिस्तान को इंडिया से शदीद जंग का ख़तरा है। ये मैं आपको बता दूं कि आप तो अपना जाके कह रहे हैं ना कि इजराइल फ़लस्तीन का मसला, मैं आपको बताने लगा हूं कि आपका क्या मसला है। नहीं, वो तो पिछले 75 साल से है ना। नहीं 75 साल से नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं इस पे आपसे मैं बड़ा डिसएग्री करूंगा इस बात पे। ये 75 साल से नहीं है मेरी जान। इस वक्त जो आपका मसला है ना, वो 10 ऐसी वजूहात हैं जिन्होंने सारे का सारा सिनेरियो चेंज कर दिया है। 10 मैं आपको अलग-अलग रीज़न्स मैं आपको गिनवाता हूँ कि 10 ऐसी रीज़न्स हैं। मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो पॉडकास्ट है आपकी स्पेशल है। ये मैं सुनाना चाहता हूँ आपकी ISI को, आपके जितने करता धरता हैं, जितने आपके लीडर हैं, वो मजहबी लीडर हों, वो सियासी लीडर हों, वो समाजी लीडर हों, और स्पेशली आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर साहब को। अब आप सुने ज़रा कि फ़र्क क्या पड़ा है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पाकिस्तान इतना कमज़ोर नहीं हुआ जितना इस वक्त नज़र आ रहा है। पाकिस्तान की कमज़ोरी जो नज़र आ रही है, ये मैं नहीं कह रहा, ये 25 जर्नलिस्टों को बुला के आपके एक्स आर्मी चीफ ने कहा था कि हम तो लड़ाई के काबिल ही नहीं हैं। हामिद मीर ने प्रोग्राम में बताया है, नसीम जोरा ने, और उन्होंने, मैं नहीं कह रहा ये बात। उसके अलावा आपकी तेल ज़ख़ीरा करने की जो सलाहियत है वो ज़ीरो है, और जंग के लिए आपको तेल ज़ख़ीरा करके रखना पड़ता है, वो उसको डंप करके रखना पड़ता है, क्योंकि जंग में आपको ये तो नहीं होता कि अभी आपको पता आपको कितने तेल की ज़रूरत पड़ती है। 2 बातें होगी। तीसरी, पाकिस्तान सियासी लिहाज से जितना आज मुंतशिर है इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान मुआशी लिहाज से जितना आज मुंतशिर है इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान मुआशरती लिहाज से जितना आज मुंतशिर है इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान बैनुल अक़वामी तन्हाई का जितना आज शिकार है इससे पहले नहीं था। पाकिस्तान किसी ग्रुप में भी नहीं है। आप ये इजराइल के तनाज़े में देख रहे हैं, आप ये 1000 पॉडकास्ट या 1000 वीलॉग निकाल के देखें ना, पाकिस्तान का तज़किरा हो रहा है कहीं पे? नहीं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है कि इसमें पाकिस्तान थोड़ा सा न्यूट्रल है। वो अच्छी बात और बुरी बात तो वो बात की बात है। मैं आपको बैनुल अक़वामी, चूँकि मैं जो ये बता रहा हूँ कि बैनुल अक़वामी तौर पे आप तन्हाई का शिकार हैं, ये मैं बता रहा हूँ कि आपका नाम ही कोई नहीं ले रहा। मुसलमानों की, आलम इस्लाम की सबसे बड़ी फ़ौज रखने वाला मुल्क, वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर, कोई उसका नाम ले रहा है? आप निकाल लें। वो दुनिया के सिनेरियो पे इस वक्त मौजूद ही नहीं, डिस्कस ही कहीं नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? मैं बता रहा हूँ कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत मुंतशिर है। नहीं तो 75 साल, मतलब 75 साल से भी ज़्यादा आप तो तकरीबन हो गए। 47 से लेके आज तक कितने साल बन जाते हैं? हाँ, 76 बन जाते हैं, 77। हाँ 77। हाँ, तो 77 ईयर्स में कभी भी जब इसराइल का मामला होता रहा फ़लस्तीन के साथ, तो पाकिस्तान हैव नेवर बीन रेलेवेंट अबाउट दैट। नो 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 नो, बिल्कुल भी नहीं। 48 में तनाज़ा पहला हुआ जी। पहले तनाज़े में आप एक रिपोर्ट पढ़ लें अक़वाम मुत्तहिदा की, और या मकबूल जान ने उसको कोट किया है, आप उसका वीलॉग देख लें। वो कहते हैं कि 2.5 लाख राइफलें भेजी कैद आज़म ने वहाँ पे। 2.5 लाख राइफलें, ठीक है। उसके बाद दूसरा, वो कहते हैं जहाज़ खरीद के दिए भाई इजिप्ट को,
हमारे अपने पास नहीं थे। जॉर्डन को उन्होंने मेरा ख्याल कहा है जी, जहाज खरीद के दिए, हमारे अपने पास नहीं थे जी। तो आप इररेलेवेंट कहाँ पे थे? कायद आज़म तो उन लोगों में शामिल था जिनसे बार बार मशवरा होता था, और आप तो 20 के यानी ये पहली फर्स्ट वर्ल्ड वार के कह रहे हैं कि फ़लस्तीन में कोई ऐसी तब्दीली नहीं होनी चाहिए। फर्स्ट वर्ल्ड वार से उसके बाद आ जाएं, ऐलान बाल्फोर हुआ 1917 में जी, उसके बाद आपके लीडर मुस्लिम लीडर हरकत में आए जिनमें अल्लामा इकबाल भी शामिल है कि फ़लस्तीन का जो मामला है वो बड़ा मजहबी है जी, उसको इस तरीके से हल ना किया जाए कि मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुँचे। उसके बाद 1940 में आपके सबसे बड़े लीडर कायद आज़म जब उनको यकीन दिला रहे हैं अंग्रेज़ों को कि सेकंड वर्ल्ड वार में, चूंकि कांग्रेस ने तो इनकार कर दिया था लड़ने से, उन्होंने कहा पहले भाई हमें आज़ादी दो, हमसे आप मुतालबा कर रहे हो कि आप हमारे साथ लड़ो, लेकिन हमारे ऊपर तो आप कब्जा करके बैठे हुए हो ना, तो हमें पहले आज़ादी दो, उसके बाद हम आपके साथ जंग में शरीक होते हैं। तो कायद आज़म ने जो मुतालबे रखे थे कि हमारे ये मुतालबे पूरे करो कि जंग के बाद आप हमें अलहदा आज़ादी दोगे, मुसलमानों को एक अलहदा मुल्क दोगे। तो दूसरा मुतालबा उनका क्या था कि फ़लस्तीन में कोई ऐसी तब्दीली नहीं करनी। कायद आज़म तो आज तक आपके जो चीख के आपके ये गलत कहा या सही कहा ये नहीं मैं कह रहा, लेकिन आपके तो सारे के सारे ये जो लीडर हैं चीख के कायद आज़म को कोट कर रहे होते कि कायद आज़म ने ये कहा था, कायद आज़म ने फ़लस्तीन के बारे में ये कहा था। उसके बाद आपके लीडर ये जो अभी आपके रिसेंटली इमरान खान साहब, अभी एक्स प्राइम मिनिस्टर आपके जो थे, उन्होंने कहा था कि जब मैं इसराइल को मैं कैसे तस्लीम कर लूँ, जब अल्लाह मुझे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूँगा। उसके बाद 56 की वार हुई, आप रेलिवेंट थे, 67 में आप रेलेवेंट थे, 73 में आप रेलेवेंट थे। आपकी तो जो एयरफोर्स है, पाकिस्तान एयरफोर्स, वो क्लेम कर रही है कि हमने जहाज गिराए थे भाई उनके, आपके तो दस्ते शामिल थे उसमें। वो तो बार बार आपको पुकार रहे थे और आप वहाँ पे भाग भाग के जा रहे थे। मैं सही और गलत की बात नहीं कर रहा कि वो पॉलिसी गलत थी या सही थी, लेकिन उस लड़ाई में दुनिया एक महल्ला है। पहले आप इसको समझने की कोशिश करें कि दुनिया एक महल्ला है। दुनिया में हर किस्म, महल्ले में हर किस्म के घर होते हैं। आप उस महल्ले के एक छोटे से लेवल के चौधरी थे, छोटे लेवल के। कब? आप 47 से ले लें और लगातार करगल तक। 47 में हम आज़ाद हुए और साथ ही हम चौधरी भी बन गए। 100%। मतलब मुझे इस मतलब आप लोगों की जनरेशन से आपको पता है थोड़ा सा कभी कभी प्रॉब्लम रहता है, तो मुझे ये प्रॉब्लम भी रहता है कि आप लोग जो ये तासुर देते हैं ना कि हम तो जम्मे चौधरी थे। हाँ जी। तो ये मतलब कौन से ऐसे अदादो शुमार हैं जो बताते हैं कि हम 47 में पाकिस्तान एक चौधरी था? मैं बता देता हूँ आपको। नहीं, जहाँ पे लोगों को हमारी ज़रूरत थी, हाँ, वहाँ पे वो हमें यूज़ भी करते थे। हमारे लिए न्यूयॉर्क के अंदर रेड कारपेट भी बिछते थे, अमेरिका के अंदर भी बिछते थे, पूरी दुनिया में बिछते थे। हाँ, हमारे डिक्टेटर के लिए भी बिछते थे, हमारे डेमोक्रेट के लिए भी बिछते थे। लेकिन क्या वो इस बात की ज़मानत है कि हम चौधरी थे, या वो ये था कि वो लोग हमें लॉलीपॉप दे रहे थे हमें यूज़ करने के लिए, अपने कैंप में लेकर आने के लिए, ताकि हमारा लॉन्ग टर्म के अंदर बेड़ा गर्क हो सके? अच्छा, पहले नंबर पे आप मुझे ये बताएं कि दुनिया की सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत कौन सी थी 47 में? हाँ, 47 में सबसे बड़ी इस्लामी मुमलिकत जो वजूद में आई या उससे पहले जो थी? यानी जो वजूद में आई थी वो उस टाइम पे मतलब पाकिस्तान को ही कह लें, पाकिस्तान ही होगा, क्योंकि उस टाइम बांग्लादेश भी साथ था। पाकिस्तान जी। उस वक्त आपके रीजन में जो मुल्क हैं, ईरान जी, अफ़गानिस्तान, इंडिया और चाइना, 4 ही है ना? बिल्कुल। चारों की आप इकानमी निकाल के देख लें और अपनी देख लें 47 में। हाँ जी, चारों का जो ग्रोथ रेट है वो आप देख लें, अपना देख लें। नहीं, आप कह रहे हैं कि लगातार 90 तक देख लें। हम अपनी रीजन में चौधरी थे? हाँ जी, नहीं, रीजन में चौधरी नहीं थे आप, कई हवालों से चौधरी थे। मैं बताता हूँ ना आपको। आपने कहा कि हमारे पास क्या था ऐसा, हम तो सिर्फ यूज़ होने के लिए चौधरी नहीं थे। नहीं, ऐसा नहीं था। आप अपना निकालें, डाटा निकालें, आपका जो ग्रोथ रेट था वो अपने रीजन में सबसे बेहतर था। ओके। आपकी जो करेंसी थी वो अपने रीजन में सबसे बेहतर थी, अपने रीजन में। और आपके हालात ये थे कि अपना इसके लिए, सियाहत के लिए, यानी ये जो लोग आते हैं ना सैर करने के लिए, जी।
तो पूरी दुनिया से लोग पाकिस्तान में आते थे। वो तो 70s 80s तक हिपीज बहुत आते रहे हैं, वैसे काफी लोग आते रहे हैं। वो करगिल की जंग तक हम किसी ना किसी हवाले से दुनिया में गिनती में थे और रेलेवेंट थे किसी तरीके से। चौधरी नहीं कह सकते, रेलेवेंट कह सकते हैं। अपने एक महल्ले के, मैं कहता हूँ कि 4-5 महल्लों की दुनिया है ना, ये 6 बर्रे-ए-आज़म में 6 महल्ले लगा लें, जी जी, 6 महल्लों की दुनिया है जी। तो आप अपने महल्ले में आपके बगैर भाई कोई फैसले नहीं होते थे, आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता था, आपको ऑन बोर्ड लेना पड़ता था। मैं उसकी एक मिसाल और आपको दे देता हूँ। आपको 90 तक $100 बिलियन अमेरिका देने के लिए तैयार था इजराइल को तस्लीम करने के लिए। अब आप उनसे पूछते हो कि तस्लीम करे हो, कहते हैं करना कर लो, नहीं करना ना करो। आपकी वैल्यू को नहीं, मतलब सस्ते, कुछ सस्ते हो गए, मतलब हम बहुत सस्ते पहले हम बहुत नीचे चले गए हैं। पहले प्रोडक्ट महंगी बिक रही थी। में आप एटॉमिक पावर बनने के बाद पहाड़ की चोटी पे चले गए और उसके बाद जो करगिल वार आपने की, उसके बाद आप ऐसे लुढ़के आज तक आप लुढ़कते चले जा रहे हैं। नहीं, वो खाली करगिल की वजह से तो नहीं लुढ़के थे हम तो, जब से जंगें शुरू की हुई हैं वो तब से हम नीचे आ रहे हैं। कोई भी उठा के देख लें, जंग 65 की उठा के देख लें, उसके बाद के दादोशुमार देख लें आप, उसके बाद 71 उठा के देख लें, उसके बाद के देख लें, तो वो हर जंग हमें नीचे लेके आती रही। कौन सी ऐसी जंग थी जो हमें ऊपर लेकर गई थी? एग्री। अगर आप जो रशिया अफगानिस्तान में आया था इन्वेजन, उसके बदले में जो हमें डॉलर मिलते थे, अगर आप उसको कहते हैं कि नहीं उसके बदले में हमारी इकॉनमी को बड़ा टीका लगा था, तो फिर ये तो मतलब बात ही बिल्कुल एम्बिगुअस है ना, क्योंकि वो कोई हमने खुद तरक्की नहीं की थी, वो तो हमें चौधरी साहब आगे पैसे दे के चले गए थे। तो कब हम लोग खाली करगिल से नहीं, ये तो 65 से होता आ रहा है। एग्री टू डिसएग्री। मैं आपसे एग्री करता हूँ टू डिसएग्री। देखें, अगर आप इस पे बात करना चाहते हैं तो पाकिस्तान बन गया 47 में। बनने के बाद पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हैसियत थी कि शमाल मशरक़ में और शमाल मगरब में आप थे, दरमियान में इंडिया था। उसके बाद जितने मुस्लिम मुल्क थे उस वक्त, वो इस बात का के इशारे कनाए दे रहे थे कि ये एक बहुत बड़ी मुमलकत वजूद में आई है जो बहुत प्रोटेक्ट करेगी मुस्लिम दुनिया को, और ये चूँकि मजलूमियत का नारा लगा के आई है कि हम मजलूमों के साथ खड़े हैं और जालिमों के ख़िलाफ़ हैं। तो आप देखते कि एक नया मुल्क आया है, तो नया मुल्क आया तो इसमें क्या क्या और पोटेंशियल भी था। उसके बाद आप आ जाएं कि आपने सीटो सेंटो साइन किया। जब आपने वो साइन किया तो उसके बाद आप तुर्की के साथ आ गए, आप ईरान के साथ आ गए। अब जब ईरान के साथ आ गए तो एक रेलवे लाइन चलती थी जो तुर्की से चलती थी और पाकिस्तान तक आती थी। आपके अफ़गानिस्तान के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हो गए, गो नॉर्मल थे लेकिन बुरे नहीं थे। और ईरान के साथ तो बहुत ही आपका यानी वो बिल्कुल भाइयों जैसे ताल्लुक। तुर्की के साथ, तुर्की वैसे आपके एहसानमंद थे क्योंकि तहरीक खिलाफत चलाई थी आपने बड़े ज़ोरों से, और वो तहरीक खिलाफत चलाने की वजह से तुर्की आपके एहसानमंद थे। आज भी वो आपकी इज्जत करते हैं किसी ना किसी महीनों में, क्योंकि वो तहरीक खिलाफत से मुतासर थे। आपने तुर्की का साथ दिया ज़रूर जी। उसके बाद आ जाएं कि अयूब दौर में आपने बेवजह बग़ैर किसी रीज़न के एक जंग लड़ी जिसको आप कहते हैं 65 की जंग। आप लुढ़के नीचे आए आप। हाँ, हम उसकी वजह से भी बैक, यही तो मैं आपको बात कह रहा हूँ कि खाली आप ये ना कि कारगिल की वजह से हमें बैक गियर लगा, हमें तो तब से बैक गियर लग चुका लगा। बैक गियर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप वो समझे। बैक गियर लगा जी। आपकी गाड़ी जा रही थी, अच्छी स्पीड पे जा रही थी, बहुत अच्छी स्पीड पे जा रही थी। आपने उसको टकराया, स्पीड भी आपकी कम हुई, गाड़ी भी डैमेज हुई, नो डाउट। लेकिन दोबारा गाड़ी चल पड़ी। जब दोबारा चल पड़ी तो उसी के बटन से 71 निकला। फिर आपने ज़ोरदार तरीके से टकराई, फिर ज़ोरदार तरीके से टकराई, फिर गाड़ी डैमेज हुई, लेकिन फिर गाड़ी चल पड़ी। आपका 90 तक जीडीपी रेट जो है वो इंडिया और चाइना से ऊपर रहा है। आप निकाल लें, बांग्लादेश से भी ऊपर था, चले बांग्लादेश को तो छोड़ दें, चाइना और इंडिया से ऊपर थे आप। टकराई आपने गाड़ी। ये नहीं मैं कह रहा कि आपने खुदकुशी आपने करने की कोशिश की, लेकिन हुई नहीं। 71 की जंग, उसके बाद आप फिर चल पड़ी गाड़ी, फिर चल पड़ी। आपको थोड़ा सांस भी मिल गया कि वो अमेरिका आ गया, रशिया आ गया अफ़गानिस्तान में। तो आपको 84 में आपको फिर झटका लगा, उन्होंने आपके सियाचिन पे कब्ज़ा कर लिया। अच्छा, उस पर ज़रूर कभी बात होगी क्योंकि वो एक अजूबा है
कि आप सुपर ताकत से टकरा रहे हैं और इधर एक रीजनल ताकत इंडिया उठ के आपके कब्जा कर लेता है। और मुझे नहीं पता कि अख्तर अब्दुल रहमान, जिनको फातेह आलम आप कहते हैं, और जनरल ज़िया, जो इतने बड़े बड़े जर्नल थे आपके, और वो किधर थे और क्या हुआ, और ISI किधर थी और क्या कर रही थी, तो आपके कब्जा हो गया। फिर झटका लगा आपको। आखिरी झटका मैं कह रहा हूं कि जिसके बाद आपका गाड़ी का इंजन ही तोड़ मरोड़ के आपने फेंक दिया, वो आपका करगिल था। यानी आपको बीमारियां लग रही थी लेकिन आप उठते थे, फिर आप रिकवर करते थे, रिकवर करके आप चल पड़ते थे, आपके हीलिंग हो जाती थी, आपके जख्म मुंतमिल हो जाते थे। लेकिन जो आखिरी आपने अपनी टांगें तड़वाई हैं ना, वो जाके करगिल में तड़वाई हैं, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। मैं तो 65 की वार को खुद कुछ हमला कहता हूँ पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन उसी के बतन से 71 तो उसी की, वो तो उसका रिजल्ट था। लेकिन मैं जो बता रहा हूँ कि जिसके बाद आपकी बिल्कुल इंजर पिंजर हिल के रह गया आपका, आप इंटरनेशनली इतने कमज़ोर कभी नहीं हुए जितने आप करगिल के बाद हुए हैं। इतने बेतबारे आप दुनिया में कभी नहीं हुए जितने आप करगिल के बाद हुए हैं। इतने मुनाफिक आपको लोगों ने कभी नहीं कहा जितने आपको करगिल के बाद कहा है। इससे पहले आपको मुनाफिक नहीं लोग कहते थे। मैं ये बताऊं, ये जो आपके लिए इस्तिलाह नई ईजाद हुई है ना कि ये तो फेक हैं, ये तो 2 नंबर हैं, ये तो सारी चीज़ें जो अमेरिकन वकील अपनी कोर्ट में खड़ा होकर कहता है कि ये तो पैसों के लिए वहाँ भेज देते हैं। अमरीकी इससे पहले ये नहीं कहते थे। वो तो ये जो वॉर ऑन टेरर शुरू हो गई थी उसके बाद की बातें हैं ना। मैं यही कहता हूँ, ये करगिल से शुरू हुआ ना आपका, ये फाल आपका करगिल से शुरू हुआ। भाई आपने उनको गिरेबान से पकड़ लिया करगिल में। ये भी एक मिथ है कि हमने गिरेबान से पकड़ लिया था। मेरा तो यही नुक्ता नजर है ना कि आपने उनको गिरेबान से पकड़ लिया। उन्होंने ना सिर्फ ये कि अपना गिरेबान छुड़वाया बल्कि आपको जूते मारे। इंटरनेशनली लोगों ने आपको कहा कि ये आपने किया क्या है भाई, आप तो इधर लाहौर अकाड़ कर रहे हैं और उधर आप जंग लगा रहे हैं, ये आपने किया क्या है। लोग, दुनिया बिल्कुल एक और उसमें सिचुएशन में चली गई कि ये आपने किया क्या। अच्छा, इस वक्त दुनिया इतनी क्यों हैरान थी? क्योंकि हमने तो 65 में भी यही किया था। नहीं, 65 में हमने ऐसा कुछ नहीं किया था। 65 में हमारा बर्निंग इशू उनके साथ चल रहा था कश्मीर पे, और उस पर 62 में जब लद्दाख में नेफा सेक्टर पे जंग हुई चीन और इंडिया की, जी। और चीन ने मार मार के धुंबा बना दिया इंडिया को। और चीनी कुदरतुल्लाह शाह ने अपनी किताब में पूरा वाक़या लिखा है। चीनी सफ़ीर ने रात आके जगाया कि अयूब खान को जगाओ और मैंने उनसे बात करनी है। अच्छा, उनसे बात करने के लिए उनको नहीं मिल सकी वो अयूब खान साहब। उन्होंने कहा प्रेसिडेंट साहब सो रहे हैं। अपनी डायरी में भी कुछ चीज़ें उन्होंने लिखी हैं। तो आपको अमेरिका ने कहा कि थोड़ी देर के बाद पता चला कि प्रेसिडेंट के साथ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका की बात हो रही। उन्होंने आपको रोका, उन्होंने कहा कि आप ये ना करें प्लीज़, इसके बाद हम आपका मसला हल कर देंगे। जी, 62 में उन्होंने कहा कि आप गैर जानबदार रहें, इसके बाद हम आपका मसला हल कर देंगे। उसके बाद उन्होंने मसला हल नहीं किया, बेसिकली उन्होंने दाबा मारा। दाबा भी आप कह सकते हैं, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान के हालात अच्छे थे, ये मैं बताऊं। अच्छा, इतना दाबे नहीं बचते थे। नहीं, ये हालात कहाँ थे जो आप कटोरा लेके घूम रहे हैं दुनिया में, बिल्कुल कमीन बने हुए हैं। ये हालात थोड़े थे पाकिस्तान के। अयूब दौर में पाकिस्तान की एक इज्जत थी, एक डिग्निटी थी। ये नहीं मैं कह रहा कि अयूब बहुत अच्छा था या कुछ भी, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन पाकिस्तान की एक डिग्निटी थी दुनिया में उस वक्त। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? आप कहते रहे उनको कि भाई इसको करवाओ हल। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हो के, असल तो वो जंग की काज जो बनी वो तो और है। 65, वो तो मैं आपको 65 की जिब्राल्टर तो किया ना, वो तो एक एक्शन है ना हमारा कि हमने किया, लेकिन उसकी रीज़न जो थी वो और थी। वो तो अमेरिका था, रीज़न तो अमेरिका था उसकी। जंग लगवाने में अमेरिका का हाथ था। उन्होंने अजीज़ अहमद को पकड़ा, उसको कहा, उसने भुट्टो साहब को बताया। भुट्टो साहब पहले जनरलों को शिकस्त दिलवाना चाहते थे। वो चाहते थे कि ये इनको आर्मी मिलिया मेट हो किसी तरीके से है, ये मरें। वो कहते हैं अपना 5-7 मरन गुआंढना तो रहंदियां नूं ताप चढ़े। कुत्ती मरे फकीर दी ਜਿਹੜੀ गलियां च नित टों टों करे ਤੇ गलियां हो जान सुनियां विच मिर्जा यार फिरे। वो भुट्टो साहब कहते सी कि सारे जनरल मर जान और फौज जो डिफीट हो जाए। उसकी तो प्लानिंग थी, बकायदा विजन था। उन्होंने जनाब अख्तर मलिक को साथ मिलाया। अब अख्तर मलिक बहुत एनर्जेटिक एक जनरल था जिसके दिल में था कि मैं कुछ ऐसा करके जाऊं कि जनरल मिंटगोमरी के बाद मुझे याद रखा जाए, रहती दुनिया तक मेरा रहती दुनिया। उसने कहा कश्मीर फतह करें। जनरल अख्तर ने कहा हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, कश्मीर को फतह करना चाहिए। अब वो चाहता था कि मेरे साथ टाइटल लगे फातेह कश्मीर का, लेकिन अयूब क्यों माना?
अयूब ने गलत इलेक्शन लड़ा मोहतरमा फातिमा जना के खिलाफ, धांधली करके उसको हराया। जब आपके ज़मीर के ऊपर बोझ होता है तो आप वो बोझ लेके कुछ ना कुछ नया बुरा कर देते हैं। या तो आप सीधा मानते ना, उसको कहते कि मोहतरमा हमने आपके साथ ज्यादती की है, आए आप आके मुल्क संभालें, जैसे भी था। लेकिन ये नहीं, अब वो ज़मीर पे बोझ लेके फिर रहे हैं। तो भुट्टो साहब ने उसको कैश कराया, उन्होंने कहा ठीक है ठीक है ठीक है, ओके ओके, आपको फातेह कश्मीर बनाए। जैसे आपके नवाज शरीफ को उन्होंने कहा, जनरलों ने आपके नवाज शरीफ को बुला के उन्होंने करगिल पे यही कहा ना, तो उसने फिर पूछा कि कारगिल पे तो नवाज शरीफ को उन्होंने बाद में बुलाया ना, पहले नहीं बताया। ऑपरेशन पहले शुरू कर दिया हुआ था और उसके बाद उनको बताया कि अब इस तरह से हो गया हुआ है, नहीं तो अब इसको संभालें। नहीं, पहले भी बताया, प्लानिंग सारी कर ली थी। जनरल महमूद ने, जनरल मुशर्रफ ने, जनरल अजीज़ ने प्लानिंग सारी कर ली थी, वो मैं बता रहा हूँ। लेकिन शुरू नहीं किया था। शुरू उसी वक्त किया जब उसको पता ही नहीं चला कि मुझे ये कह क्या रहे हैं। वो सरताज अजीज को मिल लेना आप, वो रौला डालते रहे अपना। वो एक जनरल था, क्या नाम था उसका, जो बलूचिस्तान का था, इसका मिनिस्टर भी रहा था इसमें, कादर बलोच, नसार अली खां, सरताज अजीज, वो सारे मुखालफत कर रहे थे उसकी। उन्होंने कहा आपको पता ही नहीं, इन्होंने आपसे ऑर्डर किस चीज़ के ले लिए। फिर दोबारा मुलाकात हुई, पहले हुई फिर उसके बाद दोबारा हुई। तो आप कह रहे हैं नवाज शरीफ बिल्कुल उस्मान बुज़दार थे उस वक्त? नहीं, तो नवाज शरीफ तो है ही उस्मान बुज़दार, और नवाज शरीफ क्या है? नवाज शरीफ को क्या पता? नवाज शरीफ के मैं भाईजान नवाज शरीफ के आपको वाकया सुनाऊं। 3 दफा प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो ऐसे थोड़ी ना बंदा 3 दफा प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। लोग कहेंगे यार ये क्या बात है, उनके बारे में आप करते रहते हो। एक बंदा 3 दफा बना और 4थी दफा आ रहे हैं बनने के लिए। अभी आपने देखा है अभी किसको आ रहे हैं वापस, तो आप उनको इतना ईजी ले जाते हैं कि आप कहते हैं कि उनको पता ही नहीं चला कि फौज ने उनसे क्या करवा लिया। ये जो उनका 3 मरतबा प्राइम मिनिस्टर बनना है ना, इसमें जो वजूहात हैं उसका किसी दिन आप जायज़ा ले लें। उसमें एक तो उसके वालिद मोहतरम है, एक तो उनके वालिद मोहतरम है वजह। दूसरा उसमें जो वजह है वो आपके ऊपर अजाब है, क्योंकि आपकी हमारी कौम 90% मुनाफिक है, 90% मुनाफिक। हम दुनिया का सबसे बड़ा झूठा मुल्क हैं, इसलिए हमारे ऊपर अजाब है। कुरान पाक के हम तौहीन कुरान के हम मुर्तकिब होते हैं, इसलिए ये अजाब के तौर पे हमारे ऊपर आसिफ जरदारी जैसे और ये ऐसे जो हुक्मरान आते हैं। इमरान खान ने भी कुछ खास नहीं किया। मैं ये आपको बता दूं कि आप ये ना समझना कि इमरान खान एक परफेक्ट आदमी था, बिल्कुल भी परफेक्ट आदमी नहीं था। लेकिन ये तो किसी गिनती में ही नहीं ना आते, ये तो किसी शुमार में नहीं आते बेचारे। उसको तो किसी चीज़ का ही नहीं पता सिवाय तारीफ़ करवाने के। नवाज शरीफ, उसको एक ही चीज़ आती है कि उसकी तारीफ़ करते, जो मर्जी लिखवा लो उससे, आप उसकी तारीफ़ करो, नहीं तो आप उसके दूसरे पहलू आपने देखने हैं। तो मैं आपको मुनीर ने किताब लिखी थी, बैन कर दी बाद में इन्होंने, अपना बाज़ार हुसन तक का वो सफ़र था, उसमें आप उसकी इश्किया दास्तानें पढ़ लें। चले उसको भी छोड़ दें, किम बारकर को पढ़ लें कि किम बारकर जब गई है, वो एक बच्ची, वो 65 साल का बाबा, और वो जो डायरेक्ट का आपको लगता है कि उसमें कोई अकल के नाम की कोई चीज़ है। अब वो पढ़े ना, उसके ऊपर दावा करें आप, उसको आप करें ना, उसको सू करें भाई। उसने किताब लिख दी, उसने लाइव चैनल पे बैठ के हमारी धज्जियाँ उड़ा के रख दी हमारे 3 मरतबा बनने वाले वज़ीर आज़म की। तो हम क्यों नहीं सू करते? बात सीखते कौम, हमारा सर शर्म से झुक जाता है। जब मुझे कोई ये सवाल करता, मैं कनाडा गया हुआ था, वहाँ पे मुझे उन्होंने बताया कि किम बारकर के साथ ऐसा नवाज शरीफ ने किया। आप कहते शराफत की सियासत फलां की, भाई उसको सू करें, उसको कहें तुम गलत कहती हो। मैं कौन सा कहता हूँ कि नहीं ऐसा ना करो, मैं तो उसको कुछ नहीं कहता, उसके वाक़यात बता रहे हैं। आप वो 84 वाला वाक़या पढ़ लें, जब वो 85 वाला मेरा ख्याल गालबन हामिद मीर ने वो अपने लाइव प्रोग्राम में भी बताया कि जब वो ओपनिंग करने चला गया वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़, तो क्या वो उससे आपको नजर आता है कि उसमें कोई अकल ना दिमाग नाम की भी चीज़ है? जिमखाना में कहाँ पे? हाँ, जो जिमखाना के साथ वेस्ट इंडीज़ का मैच था, अच्छा, उसमें ओपनर चला गया और इमरान खान कप्तान था, उसको तो पता ही नहीं था। इंतखाब आलम को कहा कि ये चीफ मिनिस्टर पंजाब है और ये आ रहा है 85 या 86 की बात है। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो मतलब वेस्ट इंडीज़ वो टीम थी जिसके खिलाफ दूसरे दिन जो टीम मैदान में उतरती थी ना, उनके बैट्समैनों को रात को नींद नहीं आती थी भाई। वो कोटनी वाश, वेलकम मार्शल, वो गेंद क्या वो बम फेंकते थे। और आपका ये चीफ मिनिस्टर जो था, ये चीफ मिनिस्टर थे? हाँ जी, अच्छा, चीफ मिनिस्टर साहब बगैर उसके खाली वो बैट बांध के, तो जनाब वो बैट बांध के और बैट लेके
वो जनाब अपना चला गया ओपनिंग करने के लिए। अच्छा। तो वो आप वाकया पढ़े ना जरा, तो उससे आपको अकल का अंदाजा हो जाएगा। अच्छा। वो इमरान खान कहता आपने क्या लिया, उसने कहा मैंने पेंट हाउस लिया। कहता है वो किताब में वाकया पढ़ लें, कहते वो उड़ जाए तो फिर उसको बेचारे को किसी चीज का नहीं पता, खाने के अलावा खाने के अलावा उसको नहीं किसी चीज का पता। दूसरा उसको तारीफ बे इंतहा पसंद है, उसको उसके अंदर एक छोटा सा बच्चा है, वो बच्चा उसको कहता है कि कुछ करो, मतलब उसको आप जाके कह दें कि ड्राइविंग आप जैसी ड्राइविंग कोई नहीं कर सकता। अब गाड़ी को देख के वो मचल जाता है, गाड़ी को देख के कोई अच्छी चीज देखे। आप ऐसे करें कि साबका प्रेसिडेंट जो है ना कश्मीर के, आज़ाद कश्मीर के साबका प्रेसिडेंट सरदार सिकंदर आज़ाद, उनका आप वो पढ़ लें जो लाइव टीवी पे उन्होंने बताया है कि मैंने एक मर्सिडीज मंगवा ली, मैं इनको मिलने के लिए आया मियाँ साहब को। तो मियाँ साहब ने देखा, तो मियाँ साहब ने कहा कि ये आपने, तो मैंने कहा बुढ़ापे के लिए मैंने मंगवाई है। तो उसने कहा, मियाँ साहब का चेहरा उतर गया। मैं वापस गया तो कुलसूम नवाज का मुझे फ़ोन किया, उसने कहा भाई मर्सिडीज भेजो। उसने कहा मुझे इंसिस्ट किया गया, मैंने आगे से रजिस्ट किया कि ये गाड़ी, वो कहता है कि फिर उसके बाद मैंने गाड़ी भेज दी, मर्सिडीज गाड़ी पे आशिक हो गया। ये वाकया कहाँ था? आप ये लाइव मैं आपको भेज दूंगा, वो टीवी पे बताया उसने। अच्छा। सरदार सिकंदर आज़ाद ने ये वाकया टीवी पे बताया है और कुलसूम नवाज की जिंदगी में बताया है और नवाज शरीफ की जिंदगी में बताया। नवाज शरीफ उसको डिनाई करें, अब तो वो मर गए ना बेचारे। नवाज शरीफ उसको डिनाई करें, नवाज शरीफ कहते हैं कि नहीं यार ये तो बात ही गलत है, क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। एक इंडियन एक्टर थी फिरोज खान की बहन, उसने कहा कि मैं अपना आना चाहती हूँ वहाँ पे अपना मरी में, उसकी गज़लें सुनते थे रात, सारी रात वो लगा के उसकी गज़लें सुनते रहते थे। मियाँ साहब आशिक मजाज आदमी है, खानों के शौकीन है, गाड़ियों के शौकीन है, इसके अलावा उनको कख नहीं आता, दुनिया का कुछ पता नहीं है उसको। वो ओबामा के सामने जब बैठा, जितनी वो पर्चियाँ लेके बैठा है, आप वो देख लें, वो आपको लगता है कोई कि यार ये कोई पढ़ा लिखा आदमी है। अब आप यार ये आप जेलस होते रहे, लेकिन अब मियाँ ने होना है तो फिर नारे भी बजने हैं। ये बात ठीक है, चोर लुटेरे भी भजने हैं, तो ये सारा कुछ ये तो भाई देखे इस कौम की बदकिस्मती है, ये तो ऐसे ही होगा। ये तो जैसी कौम होगी वैसे उसको। फिर मरीम नवाज ने टेरेस पे खड़े होकर तकरीर भी करनी है। हाँ करनी है। उनकी फैमिली ने जिंदगी में कभी किताब नहीं पढ़ी। मरीम नवाज ने जब ये बनी वो 100 रुपए के ऊपर इसको इसके बाप ने बैठाया और वो प्राइम मिनिस्टर, अपने आप को प्राइम मिनिस्टर ही कहलवाती थी और 3 बंदे उसको लिटरली प्राइम मिनिस्टर कहते थे। अच्छा। जिनमें एक इसहाक डार है। इसहाक डार जितना बड़ा एक्टर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। हॉलीवुड में वो क्या क्या है उनके, वो जो टॉम क्रूज, हाँ जी, वो उसके आगे पानी भरते हैं भाई, कुछ भी नहीं है। वो खड़ा खड़ा बंदा रो भी सकता है और खड़ा खड़ा हंस भी सकता है। ये मैं आपको, मरियम नवाज को ऐसे जाके वो गले लगाता है और रो पड़ता है कि यार ये कितनी बदकिस्मत कौम है जिनके पास ये खातून है जो दुनिया में सबसे बड़ी लीडर है। एक उनको प्राइम मिनिस्टर साहबा कहता है इसहाक डार, दूसरा परवेज रशीद भी, और परवेज रशीद दिल से समझता है। ये नहीं मैं कह रहा हूँ उसको, मैं 2 नंबर नहीं कह रहा, मैं एक्टर नहीं कह रहा, वो दिल से समझता है क्योंकि इतना बुग़्ज़ का भरा हुआ आदमी आपको पूरी पाकिस्तान की सियासी लाट में नहीं मिलेगा। वो उसको प्राइम मिनिस्टर साहब का, तीसरे अरफान सदीकी साहब, प्रोफेसर अरफान सदीकी साहब, वो कहते हैं इतना झूठा आदमी प्रोफेसर होके एजुकेशन का एक इतना बड़ा फिगर आपको दुनिया में नहीं मिलेगा। उसने लिखा कि लाल मस्जिद में 3000 लड़कियां मर गई हैं। मैंने उन्हें फ़ोन किया, मैंने कहा कि मेरी कभी याद अल्लाह थी उनसे, मैंने कहा कि हजूर 3000 लड़कियां जो मरी हैं लाल मस्जिद में, इनके कोई भाई भी होंगे, इनकी कोई बहनें भी होंगी, इनकी कोई फैमिलीज होंगी। मैं अपनी गाड़ी में आपको लेके जाता हूं और लाख रुपए डेली आपको पे करूंगा, मुझे ज़रा उनके पेरेंट्स से मिलवा दें कि वो 3000 लड़कियां जो वहाँ पे मर गई हैं। मेरा उसने फ़ोन बंद कर दिया, मैंने फिर किया, फिर बंद कर दिया, मैंने फिर किया, उन्होंने फिर बंद कर दिया। उसके बाद मेरे फ़ोन उन्होंने ब्लॉक कर दिया। अच्छा। वो बंदा कहता है कि उसको कहता है प्राइम मिनिस्टर साहबा। ये जिंदगी में कभी उसने किताब नहीं पढ़ी, उसने अपना उसमें PhD लगा के दे दी कि मैं PhD हूँ, डॉक्टरेट की डिग्री लगा दी। जब हाई कोर्ट ने बुलाया तो उसने कहा मेरे तो वकील ने लगा दिए। भाई ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है, अगर और किसी मुल्क में उसने ऐसा किया होता तो ताज जिंदगी नायल होती।
ये मैं आपको बता दूं। यार। ये दुनिया का एक अजूबा है कि जिसमें हाई कोर्ट में आप डॉक्यूमेंट्स, गलत डॉक्यूमेंट्स आप पेश करो और उसके बाद कहो मेरे वकील ने लगा दिए होंगे। भाई वकील तो आपने असालतन पेश होना है या वकालतन पेश होना है, दो ही तरीके आपके, या आपने असालतन पेश होना है या आपने वकालतन पेश होना है। अच्छा, तो वो अपना आपने वहाँ पे दे दिया। अच्छा, देने के बाद आपने उसको नीचे करना है, मेरे इशारे भी समझा करें ना ये। अच्छा, ऐसे नीचे करना है। अब आप सेलिब्रिटी बन गए हैं तो मेरे इशारे भी समझा करें। बन गए का क्या मतलब? मैं तो सेलिब्रिटी हूँ तो आपने मुझे बुलाया, वरना मुझे नहीं, मैं आम आदमी हूँ। और मेरी किताब जो आ रही है उसमें भी मैंने यही लिखा है कि ये एक आम आदमी की किताब है, आम आदमी की। कब आ रही है वैसे आपकी किताब? मेरा ख्याल है इंशाल्लाह ताला 28 फरवरी तक। और टाइटल क्या है उसका? इफ्तिखारनामा या पाकिस्ताननामा। इफ्तिखारनामा, ये बायोग्राफी आपकी? जी, बायोग्राफी कह सकते हैं आप, पाकिस्तान की बायोग्राफी भी कह सकते हैं। क्योंकि मुझे है या आपकी है? नहीं, मैं उसमें कारी पे छोड़ रहा हूँ ना कि यार आप फैसला कर लो कि ये इफ्तिखारनामा या पाकिस्ताननामा है। उसकी जो वजह है वो ये कि 65 में मैं पैदा हुआ हूँ, 65 में आपने जंग लड़ी। आज तक ना मुझे अपने पैदा होने की वजूहत मिली हैं और ना 65 की मिली है, ना 65 की मिली है। मुझे आज तक कोई वजह नहीं नजर आई सही कि यार कि ये जंग क्यों लगी थी और मैं क्यों पैदा हुआ था। तो मुझे फिर ऐसे ही लगता है कि शायद मेरे ही पैदा होने की वजह से जंग लग गई। आप शायद बड़े बड़े काम करने के लिए इन्होंने समझा हो कि अब तो इफ्तिखार आ गया है। हाँ। तो ये हमारे लिए वैसे इफ्तिखार है। तो मुल्क का बेड़ा तो वो वैसे फिर मैं कभी कभी अपने आप को मुजरम भी समझता हूँ कि यार 65 के बाद पाकिस्तान तो नीचे ही गया। अच्छा, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 12 जुलाई 1965। और ये सितंबर, वो जो जंग हुई है सितंबर में शुरू हुई, ये उसका भी मैं पर्दा आपको चेक कर दूं कि ये जो कहते हैं ना कि रात के अंधेरे में इंडिया ने हमला कर दिया था। हाँ, मेरी वालदा मोहतरमा, मैं 12 जुलाई 1965 को मरूफ हॉस्पिटल, जनरल हॉस्पिटल में मैं पैदा हुआ था, जो जनरल अयूब ने बनवाया था और उसका नाम भी उन्हीं के नाम पे जनरल हॉस्पिटल रखा था। उसमें अमीरुद्दीन उसके जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे जी, और वो हमारे फैमिली डॉक्टर भी थे। उस वक्त हॉस्पिटल में बड़े लंबे टाइम के लिए रखा जाता था ये इनको पेशेंट्स को। पता नहीं कोई मेडिसिन इस तरह की नहीं होगी, कोई इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी। तो मेरी वालदा मोहतरमा को इन्होंने जल्दी छुट्टी दे दी, इन्होंने हॉस्पिटल खाली करवा लिए थे क्योंकि इनको तो पता था कि हमने उनको ऑपरेशन जबराल्टर हमने शुरू कर दिया है। अच्छा। और अब इंडिया की तरफ से रिएक्शन आना है। जी। तो उसके बाद जंग होनी है। यहाँ पे बैठ के आपकी पूरी की पूरी तारीख में इतना झूठ लिखा गया, इतना झूठ लिखा गया है कि अल्लाह माफ़ करे ये पाकिस्तान कैसे चल रहा है इतने झूठों के साथ। और वो अपना ना उसके बाद फिर वो मेरी वालदा सारी ज़िंदगी गालियाँ भी देती रही और मुझे उसमें थोड़ा सा वो ये भी कहती थी कि नेहरू का, उसका लाल बहादुर शास्त्री का बेड़ा गर्क और अयूब खां का और इफ्तिखार का इसने पैदा। मुझे इसलिए अब माएँ भी अजीब होती हैं, वो मुझे कितने बड़े लोगों की सब में रखती थी कि लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां। वो हर माँ के लिए उसका बेटा ऐसी होता है। हाँ, मैं ज़रा पानी पी लूँ क्योंकि पानी के अलावा और तो कुछ चीज़ आप देते नहीं। पानी पी के मसला फ़लस्तीन की तरफ वापस जाएं, चाहे पानी को छोड़ें। वैसे आप पहले बता दिया करें ना आपको क्या चाहिए होता है, वो ला के रख दिया करेंगे। भाई मैं फिर आपको कहता हूँ कि मसला फ़लस्तीन का तो मैं पूरा एनालिसिस आपको कर दूंगा, आप एक दिन उस पर रख लीजिएगा प्रोग्राम जी। लेकिन अभी जो रिसेंटली आपको खतरा है वो आपको इंडिया से खतरा है। ओके, हाँ, इंडिया की तरफ चलेगा। मैं 5 वजूहात बना रहा हूँ पाकिस्तान की जी, 10 बता रहा हूँ इंडिया की। पाकिस्तान की पहली, सियासी अबतरी इतनी पाकिस्तान में कभी नहीं आई जितनी इस वक्त। नंबर 2, पाकिस्तान की कौम की बेयकीनी। इस वक्त कोई पाकिस्तान की कौम को कोई यकीन नहीं है कि यार ये पाकिस्तान किधर जा रहा है। इतनी मायूसी पाकिस्तानी कौम में पूरी ज़िंदगी में नहीं आई जितनी इस वक्त है। पाकिस्तान का एक बड़ा अच्छा एतमाद होता था फ़ौज के ऊपर, अब इस वक्त नहीं है। उसके बाद आपकी मुआशी अबतरी, पाकिस्तान की तारीख में इतनी मुआशी अबतरी पाकिस्तान में नहीं आई जितनी आपकी इस वक्त है। 300 के करीब आपका ये तेल का रेट आपका मेरे ख्याल 300 से भी ऊपर है अभी। हाँ जी, 300 से कितना हो गया? 300 से ऊपर हो गया, 30 के करीब है 330। और आप अंदाज़ा करें कि ये साउथ इंडिया आपके वहाँ पे पता आपको 80 रुपये है कि करीब 80, 82, 78 रुपये। डॉलर उसका 80 के करीब है। बांग्लादेश का 80 के करीब है। अफगानिस्तान का 80 के करीब है। जी जी। चाइना को तो छोड़ दें ना आप। हाँ जी। उसके बाद आटा आ जाएंगे,
इंडिया में 30 रुपए किलो के करीब करीब है, आपका 150 के करीब करीब है। इतनी मुआशी अबतरी पाकिस्तान की तारीख में नहीं आई जितनी इस वक्त बैलेंस आपका खराब हो गया। मुआशरती अबतरी, आपके मुल्क का 1 करोड़ बच्ची बच्चा पाकिस्तान से बाहर जाना चाहता है। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान के ऊपर लोगों का इत्मीनान खत्म हो जाए। उसके बाद आपकी फौजी अबतरी, वो फौजी अबतरी मैं नहीं कह रहा, वो आपका एक्स आर्मी चीफ बुला के 25 जर्नलिस्टों को कहता है कि हम तो जंग लड़ने के काबिल ही नहीं। भाई जंग लड़ने के आप काबिल नहीं हैं तो आप किस लिए बैठे हुए हैं? यानी ये जो फीतियां आपने इतनी लंबी लगाई हुई हैं, वहां तो जेब खाली नहीं रह गई आपकी, तो आप जंग लड़ने के काबिल नहीं हैं। यार क्या बात आप कर रहे हैं, ये क्या मतलब? अगर वो गलत कह रहे हैं, अगर वो आपके जो जर्नलिस्ट हैं वो गलत कह रहे हैं तो उनको पकड़ के अंदर डालो ना। उनको पूछो भैया आप ये क्यों कह रहे हो, मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो? आप ना उनको कुछ कहते हो और ना आप कहते हो कि नहीं ऐसी बात। तो भाई या आप इनकार करो या इकरार करो, ये कौम को अंधेरे में ना रखो। इस तरह बेयकीनी की कैफियत आ जाती है। मेरे जैसा बंदा जो इसी भरोसे पे सोता है कि यार मेरी फौज खड़ी है सरहदों के ऊपर, और हम ये कहते हैं कि पंजाबी जवान जैसा तो लड़ाका दुनिया में बंदा ही नहीं है, तो आप कह रहे हैं कि हम तो लड़ने के काबिल ही नहीं है। भाई जंग आपका असल मकसद है भाई, इसको आप किसने लड़ना? क्या मैंने जंग लड़नी है जाके? भाई मैंने तो उनके लिए दुआ करनी है या मैंने अपने वसाइल देने हैं उनको? जंग तो उन्होंने लड़नी है ना। अब ये तारीख में कभी हुआ है कि पाकिस्तान की फौज के आर्मी चीफ ने जर्नलिस्टों को बुला के कहा हो कि हम तो जंग लड़ने के काबिल ही नहीं है? कभी वो कहता है लम्स यूनिवर्सिटी में आके कि इमरान खान तो इतना जिद्दी आदमी है, ये तो जंग लगवाने लगा था। भैया आप किसी एक पेज पे आके ये सारे सियासतदान इकट्ठे होके पाकिस्तान की सालमियत को खतरा है, आप लोग अपनी अपनी डुफली बजाते फिर रहे हो। ये लड़ाइयाँ आपकी हो जाएंगी, ये आप सारे एक ही कश्ती के सवार हो। ये जो मैंने आपको पिछली एपिसोड भी रिकॉर्ड करवाई है कि ये जो बेनिफिशरी हैं इनको मैं क्यों रो रहा हूँ, मैं कहता हूँ इसके लिए कुछ करो यार पाकिस्तान के लिए। यही आपकी अव्वलो आखिर मंजिल है, यही कश्ती है। इसी कश्ती के आप सब सवार हो, नवाज शरीफ हो, इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, आसफ जरदारी हो, आसम मनीर हो या बाजवा हो, फौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, आलम ये सो कॉल्ड आलम दीन हो, ये अवाम, ये सारे एक कश्ती के सवार हैं। आप किधर जाएंगे? आप मुझे बताएं ज़रा। वो मशरक़ी पाकिस्तान से तो दौड़ के आप आगे ना छोड़ के, यहाँ से किधर जाएंगे? इंडिया वापस। आपको भाई चाहिए कि इंडिया वापस क्यों लेगा आपको, और हम मर जाएंगे क्यों इंडिया जाएंगे हम? ये आपका इस वक्त मसला है। अब आ जाएं इंडिया की तरफ। मैंने 5 चीज़ें गिनवा दी आपको जी कि आपके मुल्क में 5 मसले ऐसे खड़े हो गए हैं। नंबर 1 लोगों की आपके ऊपर बदइत्मीदी, नंबर 2 फौजी अबतरी, नंबर 3 सियासी अबतरी, नंबर 4 तन्हाई का शिकार हो आप, आपकी इंटरनेशनल बहुत नीचे आ गया, नंबर 5 आपकी मुआशी अबतरी। मैंने 5 चीज़ें आपको गिनवा दी पाकिस्तान की। अब आ जाए इंडिया की तरफ। 10 चीज़ें ऐसी हैं कि जो इस वक्त जंग के ख़तरे को बार बार मुझे नज़र आ रहा है कि जंग का शदीद ख़तरा है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, ये मेरी दुआ नहीं है। मेरी दुआ है कि अल्लाह करे जंग कभी ना हो। जंग किसी मसले का हल नहीं होती, जंग मसले पैदा करती है। जो जंग की सबसे बुरी बात है ना, माँ बाप को अपने बच्चों के जनाजे उठाने पड़ते हैं। ये जंग को आसान चीज़ है। अब ये बड़ा क्रिटिकल मसला है। ये मेरी दस्त बस्ता गुजारिश है कि इसको अपलोड भी करें। जी। और मैं ये सैयद आसम मनीर से दस्त बस्ता गुजारिश कर रहा हूँ कि लोगों को इकट्ठा करें और मेरी इस बात पे ध्यान दें। नंबर 1 उनके आइन में दर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है। उनके आइन में दर्ज है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान उनका हिस्सा है। किसका हिस्सा है? इंडिया का। ये है खतरनाक बात कि नहीं? हमारे आइन में नहीं दर्ज। नहीं, आपके आइन में तो वो ये ना कि कश्मीर एक रियासत थी, हमने आज़ाद करवानी, आज़ाद कश्मीर को आपने अलग किया हुआ। आपके आइन में दर्ज हो, कमज़ोर के पास रजिस्ट्री हो, कब्जा जिसने किया होता पंजाब में वो छोड़ता है। अच्छा, अब आ जाए कि रजिस्ट्री को अटेस्ट किसने करना है? अक़वाम मुत्तहिदा ने। तो अक़वाम मुत्तहिदा आपके हक में है या उनके हक में है? नंबर 1 नोट कर लें, इंडिया के आइन में दर्ज है। ठीक है। नंबर 2 इस वक्त बैलेंस ऑफ पावर बिल्कुल बिगड़ गया। क्यों? आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, एक्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने खुद कह दिया
कि हम लड़ने के काबिल नहीं हैं, और वो डंके की चोट पे कह रहे हैं कि हम तो दोनों बातों पे लड़ सकते हैं, हम तो चीन और पाकिस्तान के साथ इकट्ठे भी लड़ सकते हैं। हालांकि ये वो बाड़ा आंक रहे हैं, पल्ले उनकी भी कुछ नहीं है, लेकिन उनको ये अंदाजा है, गलतफहमी है, और जंग हमेशा गलतफहमी से होती है। ये मैं बता दूं, बैलेंस ऑफ पावर जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, उनको ये गलतफहमी है कि हम बहुत तगड़े हैं। ये नंबर 2 है जी। आपने खुद उसको मान लिया है कि बैलेंस ऑफ पावर जो है ना वो खराब हो गया जी। उसके बाद इंडिया की तीसरे नंबर पे है इंडिया की तरक्की। उनके पास 640 अरब डॉलर पड़े हुए हैं जी, 640 अरब डॉलर, और आपको 1 अरब डॉलर के लिए दुनिया में धक्के खाने पड़ रहे हैं जी। आप धक्के खाते फिर रहे हो कि हमें 1 अरब डॉलर दो, उनके पास 640 अरब डॉलर। उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, उनकी इकोनॉमी बेहतर होगी, और उनको इत्मीनान अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा आ गया है जी जी जी। वो जो कन्फ्यूशियस ने कहा था ना कि कौम को इत्मीनान होना चाहिए, वो उनको इत्मीनान बहुत ज्यादा है। इस वक्त वो अपने आप को बहुत तगड़ा फील कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, वर्ल्ड स्टेज पे ये बड़ा खतरनाक है। ऐसे ही है। आपके नबी ने पता क्या कहा था? कहा था कि जंग की, सहाबा किराम ने पूछा तो फरमाया अगर जंग से बचना चाहते हो तो जंग की तैयारी करो। ये बैलेंस ऑफ पावर होता है जो आपको जंग से बचा के रखता है। ये चीन और अमेरिका क्यों नहीं ठाठा कर रहे जी, वरना शुरू कर देना, सुबह ताइवान पे कब्जा क्यों नहीं कर रहा चीन? ऐसे ही है वही अमेरिका की वजह से। ये इंडिया क्यों नहीं हमला कर रहा पाकिस्तान के ऊपर? आपके एटम बम की वजह से। लेकिन आपने तो खुद ही अपनी पटारी खोल के उनके आगे रख दी कि हम तो लड़ने के काबिल ही नहीं रहे। तीसरी बात जो मैं आपको बता रहा हूं, लड़ने के काबिल नहीं रहे लेकिन एटम बम मारने के तो काबिल हैं अभी। मैं यही तो बात कर रहा हूं, इनको कहना चाहिए। आसम मुनीर ने कहा था, इनको कहना चाहिए। कुछ दिखावे की भी चीजें होती हैं, आपको कुछ मसल अपने दिखाने पड़ते हैं जी। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया उनकी तरक्की जी। 3 चीजें होगी जी। चौथी चीज है उनका चांद पर उतरना। अच्छा, इस पे उन्होंने कुछ फतह नहीं कर लिया, लेकिन जो उनके राइटर लिख रहे हैं, जो उनके व्लॉगर कह रहे हैं, जो उनके एंकर कह रहे हैं, जो उनके टीवी चैनल कह रहे हैं, वो तो ऐसे कह रहे हैं कि जैसे हमने रूस और अमेरिका पे कब्जा कर लिया। हाँ जी। ये बड़ी खतरनाक चीज है कि रूस और अमेरिका के बराबर आके खड़े हो गए। बराबर वो नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं हम तो दूसरी साइड पे जाके उतरे हैं। वो तो इधर उतरे थे, हम तो उधर उतरे हैं, और हम उनके बराबर नहीं है, हम तो उनसे ज्यादा बेहतर हैं जी। ये बहुत खतरनाक बात है। इससे मैं आपको बताऊं कि वो ये जो बैलेंस ऑफ पावर जब ख़त्म होता है तो इससे बड़ा ख़तरा पैदा हो जाता है। उसके बाद आ जाए आप, ये मैंने आपको बताया कि उनकी तरक्की, उनका चांद पे उतरना जी। उसके बाद जब उन्होंने वो सिख को, एक्टिविस्ट को मारा है ना कनाडा में, निजर, जो ज़बान इस्तेमाल की है इंडियन ने, उन्होंने किसी ने अपनी गलती तस्लीम ही नहीं की। मुझे उससे बड़ा खतरा महसूस हुआ कि यार ये तो किसी और ही दुनिया में रह रहे हैं, ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। वो इस वक्त इस दुनिया में है ही नहीं, वो किसी ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हैं। नहीं, ख्वाबों की दुनिया में तो नहीं रह रहे, वो स्ट्रांग हो रहे हैं, इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, तो इस वजह से लोगों को उनकी बात मानना पड़ रही है। उनके पास एक बहुत बड़ी मिडिल क्लास है, उन लोगों ने अपने लोगों को तरक्की दी है, किसान को तरक्की दी है, फ़ौज को तरक्की दी है, लोगों को इकट्ठा किया है, कश्मीर के ऊपर कब्ज़ा किया है, ये जो भी किया है। उसके बाद कश्मीर में कम से कम भी $100 बिलियन से ज़्यादा के प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ों की वजह से वो ये चीज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से दुनिया उनकी बात मानने पर मजबूर है। ये सारी चीज़ें आपकी दुरुस्त, जैसे सऊदीया ने जमाल खशोगी को मार दिया था, तो उसके बाद सऊदी को कुछ भी नहीं हुआ। आपकी दुरुस्त है, लेकिन वो इतना तगड़ा नहीं है जितना वो अपने आप को ज़ाहिर कर रहा है। ओके, अभी कुछ 6 महीने नहीं गुजरे, लद्दाख सेक्टर पे उन्होंने चाइना से छितर खाए। चाइना के साथ कहीं पे रुके ही नहीं है। जब पहले लद्दाख में 62 में जब वो लड़े थे तो उन्होंने इनका पूरे का पूरा ब्रिगेड ही कैद कर लिया था, और पूरे का पूरा ब्रिगेडियर कमांडर को भी पकड़ लिया था, और बाद में उन्होंने खुद छोड़ा था। वो इतने तगड़े नहीं हैं। ये मैं कह रहा हूं कि हमारे मुकाबले में वो तगड़े हैं, लेकिन इतने तगड़े नहीं हैं जितना वो अपने आप को जाहिर कर रहे हैं। उसके बाद अगली बात पे आ जाए, बैनुल अक़वामी असर और रसूख, मखसूस हालात की वजह से, बैनुल अक़वामी हालात उनके बहुत हक में चले गए। जब वो ये देखते हैं ना कि इजराइल ने तो जनाब गजा की पट्टी पे हमला कर दिया और उसने तो सबक सिखा दिया अपने दुश्मनों को, जब वो देखते हैं कि आज़रबाईजान ने तो जनाब आर्मीनिया को मार मार के दुम्बा बना दिया, जब वो देखते हैं कि यूके ने तो फाकलैंड पे बमबारी करके अपना सिक्का बिठा दिया, जब वो देखते हैं कि अमेरिका ने तो फलाम मुल्क को सबक सिखा दिया, तो वो कहते हैं कि हम तो बहुत पीछे रह गए हैं, हमें भी कुछ करना है भाई, हमें कुछ ना कुछ लाजमी करना है।
क्योंकि हम उस दौड़ में शामिल हों कि हम सुपर पावर हैं, क्योंकि वो अपने आप को सुपर पावर दिखा रहे हैं, हालांकि वो हैं नहीं। मैं आपको बताऊं, उनकी कमज़ोरियां भी गिनने पे आ जाएंगे तो मैं आपको बहुत सारी बता दूंगा। ये उनकी बड़ी गलतफहमी है, और जंगों को हमेशा गलतफहमी जन्म देती है, जंगों को जन्म देती है गलतफहमी। उसके बाद आ जाए बैनुल-अक़वामी हैसियत। बैनुल-अक़वामी हैसियत उनको मखसूस हालात की वजह से, क्योंकि चाइना और अमेरिका का कन्फ्लिक्ट है, ताइवान का मसला है, रशिया यूक्रेन जंग है, मखसूस हालात में जो उनको इतनी बड़ी अहमियत मिल गई है ना, वो पार्टियों को होता है ना कि अगर आपकी पार्टी, अगर आपकी कोई असम्बली है 150 की, तो 60 मेंबर है, एक पार्टी के पास 60 है, दूसरी के पास तो 30 वाली जो होती है ना, जैसे वो पंजाब में वटू बन गया था वज़ीर आला, वो बड़ा चौड़ा होकर फिरता है क्योंकि उसको पता होता है कि अब जनाब मुझे ये इग्नोर नहीं कर सकती। अब इंडिया को चूँकि इग्नोर नहीं बैनुल-अक़वामी ताकतें कर सकती, तो वो बहुत चौड़ा हो गया है। ये G20 की जो उन्होंने करवाई थी ना, उसके बाद आपको पता है कि वो उनके किस तरह के वो तबसरे कर रहे हैं, ये बड़े ख़तरनाक हैं। उसके बाद आप आ जाएं, ये हैसियत जब किसी को मिलती है ना, उसके बाद 7वें नंबर पे आ जाए अमेरिका की दोस्ती। जब कोई कमी किसी बड़े आदमी का दोस्त बनता है ना, तो वो फट जाता है। वो जब वापस आता है ना, तो वो मोहल्ले में किसी ना किसी के साथ पंगा लेता ही लेता है। मैं चूँकि हिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ, आज तक की हिस्ट्री हमें यही बताती है कि जब भी वो किसी बड़ी सुपर ताकत का जाके दोस्त बना, तो फिर उसने आके कोई ना कोई कमाल अपने मोहल्ले में ज़रूर किया, कोई ना कोई छेड़खानी उसने ज़रूर की। अब उसके बाद आ जाएं आप पाकिस्तान के दोस्तों से दोस्ती। पाकिस्तान के दोस्तों से दोस्ती, जो कभी पाकिस्तान के बड़े करीबी दोस्त थे ना, आज वो पाकिस्तान में नहीं उतरा MBS, वो इंडिया में जाके उतरा है। आपके UAE वाले आपको नहीं घास डाल रहे, इंडिया को डाल रहे हैं। जो वो कॉरिडोर समुद्र में बनाने की बात कर रहे हैं ना, वो आपसे नहीं कर रहे, वो इंडिया से कर रहे हैं। ये बड़ी ख़तरनाक बात है। आपका यारेगार अमेरिका जो कभी आपको बचाता था, वो आज उनके साथ खड़ा है। आप ये आपके सारे माजी के जो दोस्त हैं ना, ईरान आज आपका दोस्त है, UAE आपका दोस्त है, अफगानिस्तान भी नहीं, अफगानिस्तान भी लगा ले, अफगानिस्तान के आपके साथ खड़ा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। अमेरिका किधर है? वेस्टर्न वर्ल्ड सारी की सारी किधर है? ये देखे ना, ये मसला खड़ा हुआ कनाडा का और इंडिया का, तो मुझे किसी ने पूछा कि ये बढ़ेगा, मैंने कहा नहीं। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा ऊपर जो बाबा जी बैठे हुए हैं अमेरिका, वो उसका बच्चा है कनाडा, और इधर उसका दोस्त है। वो उन दोनों को कहेगा कि बस बस है घर दी गल है, इनू घर च समेटो, इनू किते अगे नहीं जान देना। 9वें नंबर पे RSS को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। RSS को कायम हुए 100 साल होने वाले हैं। 1925 में इसकी बुनियाद रखी गई थी, 2 साल रह गए। बड़ी ख़तरनाक जमात है। आपके वो उनके मौलवी हैं, जैसे आपके मौलवी हैं ना, वो उनके मौलवी हैं। वो भी महाभारत से पता नहीं क्या क्या निकाल के लाते हैं कि जी हमारा अखंड भारत और कहाँ तक हमारा जाना है और हमने कहाँ तक ये इंडिया की हदें हैं, और ये सारी ज़िंदगी इन्होंने जूते खाए लोगों से। इसी बात पे ही, इसी बात पे सारी ज़िंदगी इन्होंने जूते खाए, किसी जंग में ये खड़े नहीं हुए। और वो जूते ये हर 3 साल बाद 4 साल बाद चाइना से जूते खाते हैं। लेकिन उन मक्का अब बताए आखिरी और सबसे ख़तरनाक बात, दुनिया में जब कोई बंदा पर्सन एज ए पर्सन इतना पॉपुलर हो जाता है जितना मोदी है, तो जंग के खतरात बढ़ जाते हैं। इस वक्त 3 बंदे अपने कैरियर के अरूज पे हैं। प्यूटन, यूक्रेन जंग लग गई। इधर वो शी जिनपिंग क्या है, मुझे उसका नाम का नहीं पता, जो भी है चाइना का शी जिनपिंग, उसके होते हुए भी जंग का शदीद खतरा है ताइवान के ऊपर। इधर आपका मोदी 3री मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर बनने जा रहा है, 3री मरतबा। अब इंडिया जितना 1.5 अरब आबादी का मुल्क, जिसके इतने ज़्यादा प्रोविंसेस हैं, इतनी ज़्यादा ज़ुबानें, इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन, तो आपका क्या मतलब कि वो फटता नहीं है? मुझे डर है कि वो किसी दिन भी फट ना जाए, क्योंकि अजीत दोवल उसके साथ होता है, उसका जो सिक्योरिटी एडवाइज़र है। और अगर ये फटा तो ये किसके ऊपर फटेगा? चाइना के ऊपर फटेगा। भाई मदहोशी में भी कोई तगड़े को हाथ नहीं लगाता, बेहोशी में भी कोई तगड़े को हाथ नहीं लगाता, वो फिर अपने माड़े को ही मारता है हमेशा। मैं नहीं कहता कि हम माड़े हैं, हम खुद माड़े बन गए हैं अपनी करतूतों की वजह से। हम माड़े हैं नहीं, ये आप नोट कर लें
मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि हम माड़े बिल्कुल नहीं है, इंडिया से किसी लिहाज से हम माड़े नहीं हैं। हम अपनी करतूतों की वजह से इस अंजाम को पहुंचे हुए हैं, इन हालात को पहुंचे हुए हैं। ये 10 चीज़ें, 5 मैंने पाकिस्तान की गिनवा दी आपको, 10 मैंने इंडिया की गिनवा दी। पूरी दुनिया में जब भी जंग होती है इन्हीं वजूहात की बिना पे होती है। बिल्कुल ठीक। चलिए, आज तो हमारा काफ़ी टाइम इन्हीं में लग गया कि ये जो इंडिया की सूरत हाल को बारे में एनालिसिस करते हुए, इसराइल पैलेस्टीन पे एनालिसिस करते हुए, तो इंशाल्लाह इसको टू बी कंटिन्यूड करेंगे, एक 3rd इसकी एपिसोड करेंगे और उसके अंदर फिर जो है ना हम अपना अगला मुद्दा के बेनिफिशरीज़ तो आपने गिनवा दिए थे, लेकिन फिर डेफिनेटली पाकिस्तान के कुछ मुतासरीन भी होंगे, तो हमें इंसाफ का ये तकाज़ा है कि हम उन मुतासरीन पे भी बात करें। तो इंशाल्लाह उसमें काफ़ी लोग आ जाते हैं, आर्टिस्ट हैं, पंजाबी हैं, बिल्कुल लोग बार बार कहते हैं कि पंजाबियों के बारे में क्यों बात करते हैं, तो इंशाल्लाह उस पर भी बात करेंगे कि पंजाबी किस तरह से सबसे ज़्यादा मजलूम है, इफ़ेक्टिव हैं बेसिकली। तो और उसमें जितने भी तबकात आ जाते हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, तो इनके बारे में इंशाल्लाह बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।